फूलपुर गांव में अभिषेक और मायरा की शादी हुई थी और आज उनकी सुहागरात थी। कमरे में अभिषेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था कि तभी मायरा ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आज इतनी खास रात है और तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मायरा की बात पर अभिषेक ने उसे पहले तो हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अभिषेक आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही मायरा ने अपने होंठ अभिषेक के होठों पर रख दिए। मायरा की इस बेबाकी पर अभिषेक को पहले तो बहुत अजीब लगा और उसने मायरा से अलग होकर थोड़ी हैरानी से कहा, जो लड़की इतनी शर्मीली थी मुझे पता नहीं था कि अपने सुहागरात के मौके पर वो इतनी बेकाबू और बेसब्र हो जाएगी। तुम मायरा ही हो ना? अभिषेक की बात पर मायरा ने काफी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं खूनी वधू हूँ जो मर्दों के साथ सुहागरात मनाकर बाद में उन्हें मार देती है। ये सुनते ही अभिषेक चौंक पड़ा। वो कुछ कहता इससे पहले ही मायरा ने हंसते हुए कहा, यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ मायरा। इस बात पर अभिषेक ने मायरा से थोड़ा दूर हटकर कहा, तुमने भी किसका नाम ले लिया? इस तरह रात को उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पता है ना? ये सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। कहते हुए मायरा ने अभिषेक को अपने करीब खींच लिया और उसे चूमने लगी। मायरा के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर अभिषेक भी अब मदहोश होने लगा था। अभिषेक का साथ पाकर मायरा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और बस कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदलकर खून सा लाल हो गया। तभी अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी, लेकिन अभिषेक मायरा की बदलती आंखों का रंग देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर रिंग हुई और अभिषेक फोन पर बातें करने लग गया। मगर वहीं पीछे खड़ी मायरा बेताब हो रही थी। अभिषेक ने जैसे ही फोन रखा, मायरा उससे जाकर लिपट गई। ये मायरा को आज क्या हो गया? आज से पहले इसका ऐसा रूप नहीं देखा था। ये मेरी मायरा ही है ना? मायरा के बदले हुए रूप को देख अभिषेक ने मन ही मन कहा। इतने में मायरा अभिषेक को खींचकर बिस्तर तक ले गई और अभिषेक के बदन से उसके कपड़े उतारने लगी। बिस्तर पर जाते ही अचानक से कमरे में रात की रानी की तेज खुशबू फैलने लगी जो मायरा के शरीर से ही आ रही थी। अभिषेक ने मायरा को चूमते हुए कहा, क्या खुशबू है तुम्हारी मायरा, मैं तो पागल हो रहा हूँ इस रात की रानी की खुशबू से। मायरा उसे अपने आगोश में भरती हुई बोली, रात की रानी हूँ मैं और आज रात सिर्फ तुम्हारी रानी ही बनूंगी। अभिषेक ने मदहोशी से कहा, सिर्फ आज नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरी रानी बन चुके हो। अभिषेक मायरा को अभी चूम ही रहा था कि तभी अचानक से मायरा की आंखें फिर से चमकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई बल्ब जला हो। मायरा की आंखों के इस अजीब से ग्लो को देखकर अभिषेक एकदम से रुक गया। क्या हुआ अभिषेक, रुक क्यों गए? मायरा ने एक अदा के साथ अभिषेक के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मायरा तुम ठीक तो हो? अभी तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ था। अभिषेक की बात सुन मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं, देखो मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नहीं मायरा, मैंने देखा तुम्हारी आंखें ग्लो कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? अभिषेक की आवाज एक अनजाने भय से कांप रही थी, लेकिन तभी मायरा ने अपने कोमल हाथों को अभिषेक के चेहरे पर फेरा और अभिषेक मानो सब कुछ भूल गया हो। और फिर अभिषेक धीरे धीरे मायरा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद तो जैसे कमरे में एक तूफान सा ही आ गया, जिस तूफान में अभिषेक बहकता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो मायरा से अलग हुआ और उसने कहा, बाय बाय मायरा, आज तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था।
इससे पहले भी हमने कई बार साथ वक्त बिताया है, मगर आज तुम बहुत अलग लगी यार। सच कहूं तो मजा आ गया, अभिषेक ने हाँफते हुए कहा। ये सुनकर मायरा के होठों पर अजब सी मुस्कान तैर गई। उसने शरारत से कहा, तो फिर से आ जाओ ना। रुको, थोड़ी सांस तो लेने दो, मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ? इस वक्त बीच में कहाँ जा रहे हो? मायरा ने पूछा। आता हूं, फिर मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूंगा। ये कहकर अभिषेक अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मायरा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि वो जरा भी थकी है, बल्कि उसकी प्यास अभी तक बुझी ही नहीं थी। और देखते ही देखते अचानक से मायरा के खुले बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे की चमक पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगे, मानो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा हो। जहां कमरे में बैठी मायरा के रंग रूप अलग ही तेवर दिखा रहे थे, वहीं इन सब से अनजान अभिषेक अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है। अभिषेक इस वक्त अपने 1 मंजिले मकान की बालकनी में खड़ा था और नीचे गार्डन एरिया में लाइट जलने की वजह से उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। जैसे उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी नजर नीचे गार्डन में गई और वहां देखते ही उसका गला डर से सूख गया। अभिषेक ने खुद से कहा, ओह गॉड, लाश कहां से आई यहाँ? अभिषेक के सामने नीचे जमीन पर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही और ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मायरा की थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, अंदर जो बैठी है वो अगर मायरा है तो फिर ये लड़की कौन है? और अगर ये मायरा है तो कमरे में कौन है? दो मायरा कैसे हो सकती है? और मायरा की जान किसने ली? अभिषेक की सांसें गले में ही अटक गई। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। कमरे में बैठी मायरा उसे दिखाई दे रही थी, जो बड़े प्यार से अपने खुले बालों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर अभिषेक को अपने हाथ पैर ठंडे होते हुए मालूम पड़े। वो घबराया हुआ धीरे से कमरे में आया और वहां बैठी मायरा से पूछा, कौन हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी मायरा को? ओ माय गॉड, मतलब गांव वाले जिस खूनी वधू के बारे में बात कर रहे थे वो सच है? क्या तुम खूनी वधू हो? अभिषेक के सवाल के बदले में मायरा की एक ठहाकेदार हंसी वहां गूंजी। अभिषेक के कदम वहीं जम गए और तभी मायरा के शरीर की रंगत बदलने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया। अभिषेक के सामने अब उसकी मायरा नहीं थी, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी खूबसूरती देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसका लहंगा रुई के नरम फाँव जैसे उसके गोरे बदन को छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। उसके शरीर की आकर्षक बनावट और उसके लाल पतले होंठ और काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें अभिषेक को अपनी ओर खींच रहे थे। उस लड़की के बदन की कसावट और उसके काले घुंघराले बाल ऐसे थे कि कोई भी मर्द खुद को उस पे न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। अभिषेक भी उसकी खूबसूरती में मदहोश होकर पल भर को सब कुछ भूल चुका था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अभिषेक, अभी तो हमारी सुहागरात बाकी है। ऐसा कहते हुए उस लड़की की आंखें एकदम से चमकने लगी और उन आंखों में देखता हुआ अभिषेक मानो उससे सम्मोहित हो गया हो और वो एकटक उस लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और अभिषेक के पूरे बदन को चूमने लगी और अभिषेक भी उसके होठों के जादू में पूरी तरह से खो गया। अगले ही पल अभिषेक के दिमाग से सब कुछ निकल गया।
इस बार उसे फिर से उस लड़की के साथ कुछ अलग ही किस्म की खुशी महसूस हो रही थी। दोनों अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। वो लड़की अभिषेक के ऊपर थी और वो अभिषेक के पूरे बदन को अपने होठों से चूमे जा रही थी। कुछ देर बाद अभिषेक बुरी तरह से थक गया। अभिषेक पसीने से भीग चुका था। अभिषेक को ऐसे देख उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई और उसने फिर से अभिषेक को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक बार फिर से किस किया। पर इस बार अभिषेक को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हो रही थी। उसे अपना पूरा बदन अकड़ता हुआ लग रहा था और अगले ही पल अभिषेक का पूरा शरीर ऐसे सफेद हुआ जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई हो। एक आखिरी बार अभिषेक के गले से तेज चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही वीर सिंह, हवेली का मैनेजर और गार्ड दौड़कर अभिषेक के कमरे में आए। मैनेजर ने भय से आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे ये अभिषेक बाबू के साथ क्या हो गया? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ कोई। लेकिन जमीन पर पड़ा अभिषेक अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। वीर सिंह ने अभिषेक की लाश को देखकर कहा, इसे खूनी वधू ने मारा है। जल्दी से सब उस भूतनी की तस्वीर निकालो और घर के बाहर जलाओ। जल्दी करो, नहीं तो वो और भी लोगों को मार देगी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और पूरे गांव में आग की तरह ये बात फैल गई कि हवेली में खूनी वधू ने अभिषेक और उसकी पत्नी मायरा को मार दिया है। पूरे गांव के औरत मर्द अपने घरों से कैरोसिन तेल निकाल कर ले आए और वीर सिंह सहित सभी हवेली के सामने जमा हो गए। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, एक साथ 2-4 तस्वीरें जला दो, अगर आसपास होगी तो भाग जाएगी। वीर सिंह के कहते ही सभी ने एक साथ तस्वीर को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आग लगते ही किसी औरत की तेज चीख की आवाज आई और साथ ही मन कपा देने वाली रोने की आवाज। अगले ही पल तेज हवा से मौसम बदलने लगा तो सभी घबराकर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वीर सिंह ने जोर से कहा, घबराने की बात नहीं है, ये उसी भूतनी की चीख है। तस्वीरों के जलने से उसको भी कुछ हुआ है और इसलिए वो यहाँ से भाग गई है। सभी को परेशान होते देख वीर सिंह ने कहा, आज से इस गांव में शादी के लगन में कोई शादी नहीं होगी और अगर किसी ने इसके खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश की तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। पूरे गांव के लोगों ने एक साथ कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। खूनी वधू की इस घटना के 10 दिन